हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। तो जो नर्वस सिस्टम टॉपिक है इसके बारे में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि इसकी ओरिजिन कैसे हुई है। ठीक है, तो इसकी ओरिजिन कैसे हुई, एक्टोडर्मल हुई है। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे ये ओरिजिन एक्टोडर्मल लिखिए कि इसका मतलब क्या होता है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए, आपको पता होगा जब रिप्रोडक्शन होता है मेल एंड फीमेल का, ये फीमेल है, ठीक है, ये मेल है, ये सिंबल होता है मेल फीमेल का। तो ये फीमेल है, इसका क्या होता है ओवम, और मेल का जो होता है स्पर्म। ये जब क्या करते हैं फर्टिलाइजेशन करते हैं तो क्या बनता है उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट के बाद क्या बनता है मारुला स्टेज आती है। फिर मारुला के बाद क्या आती है ब्लास्टुला स्टेज आती है। फिर ब्लास्टुला के बाद क्या आती है गैस्ट्रोला स्टेज आती है। ठीक है, गैस्ट्रोला स्टेज आती है। तो ये जो गैस्ट्रोला स्टेज होती है ये क्या होता है इसकी जब गैस्ट्रोला स्टेज आती है तो 3 जर्म लेयर बनती है। कितनी लेयर बनती है इसकी बॉडी की 3 लेयर बनती है। देखिए जितने मैंने आपको ये सब स्ट्रक्चर बता रहे हैं ना, अब ये मेल फीमेल जो आपको दिख रहा है ये सब क्या होता है जो यूट्रस होता है फीमेल का, वहाँ पे ये सारी प्रोसेस होती हैं। जब बच्चा एक बनता है पेट के अंदर तो वहाँ की स्टार्टिंग यहीं से होती है। ठीक है, पहले ये रिएक्शन होगा इन दोनों के बीच में, फिर जाइगोट बनेगा, फिर मॉडुला बनेगा, फिर ब्लास्टुला बनेगा, फिर गैस्ट्रुला बनेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते फिर जाके 9 महीने के बाद एक बच्चा बनता है। सेम उसी तरह क्या होता है जब ये गैस्ट्रुला स्टेज आती है तो देखिए इसमें होता क्या है। इसमें होता ये गैस्ट्रुला स्टेज कुछ ऐसे दिखाई देती है। ठीक है, ऐसी कुछ होती है, ऐसे होती है। ठीक है, इसकी 3 लेयर होती हैं। ये जो सबसे अंदर की लेयर होती है इसको बोलते हैं एंडोडर्म। ठीक है, और जिसके बाहर की लेयर होती है इसको बोलते हैं एक्टोडर्म। ठीक है, और इसके मिडल की जो लेयर होती है इसको बोलते हैं मेसोडर्म। ठीक है, तो ये जो तीनों लेयर होती हैं इन्हीं तीनों लेयर से क्या होता है बॉडी जो मनुष्य होता है उसके बॉडी के जितने भी ऑर्गन होते हैं इन्हीं तीनों लेयर से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जैसे हमारा हार्ट हो गया, हार्ट किससे बनता है मेसोडर्म, यानी कि ये जब मेसोडर्म जो लेयर है ये डेवलप हो जाएगी तो बॉडी के कुछ ऑर्गन का क्या करती है ये निर्माण करती है। और जो एक्टोडर्म लेयर है ये कुछ बॉडी का निर्माण करेगी, और जो अंदर की एंडोडर्म लेयर है ये आगे डेवलप होकर के कुछ बॉडी के ऑर्गन का निर्माण करेगी। ठीक है, तो उसी तरह जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो कौन बनाता है जो बॉडी का ये यानी कि ये जो गैस्ट्रोला स्टेज है इसकी जो एक्टोडर्म लेयर होती है ये आगे डेवलप होकर नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। इसीलिए हमने पढ़ा कि एक्टोडर्म उसकी क्या होती है ओरिजिन होती है। इसी तरह से हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे मेसोडर्म ओरिजिन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा जब भी मैं ओरिजिन के बारे में बताऊंगी तो आप ध्यान रखिएगा गैस्ट्रोला स्टेज की 3 लेयर होती हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। उन्हीं लेयर से क्या होता है बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं इन्हीं लेयरों से ही बनते हैं। ठीक है, ये लेयर आगे बढ़ेंगे तो बॉडी के ऑर्गन बनेंगे, फिर बॉडी सिस्टम बनेगा, फिर ऐसे करते हैं बच्चा बन जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, तो बॉडी यानी कि माँ के गर्भ के अंदर बच्चे का डेवलपमेंट ऐसे ही होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा जब भी मैं ओरिजिन की बात करूँगी तो आपके दिमाग में ये तीनों लेयर आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जो ब्रेन होता है यानी कि जो तंत्रिका तंत्र होती है ये पहले बात करते हैं। ये जो होती है नर्व सेल्स यानी कि तंत्रिका कोशिका से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये जो कोशिकाएं होती हैं अगर हम बात करें प्रश्न की सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका यानी कि नर्व सेल्स होती है, सबसे बड़ी सेल होती है। ठीक है, ये पूरी बॉडी में फैली होती है। तो जो नर्व सेल्स होती हैं यानी कि जो नर्वस सिस्टम होता है इसकी हम बात करें अगर तो नर्वस सिस्टम जो होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखिए इसका नाम सेंट्रल का मतलब होता है बीच में, और पेरिफेरल का मतलब क्या होता है किनारे पर। ठीक है, यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो बॉडी के यानी कि ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी पार्ट होता है उसके बीच में सेंटर में पाई जाती हैं, यानी कि जो स्कल होता है वहाँ से लेकर के पीछे बैकबोन तक। ठीक है, और बाकी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो पूरे बॉडी में यानी कि किनारे की तरफ फैली होती है। ठीक है, इसको मैं डायग्राम के थ्रू दिखा देती हूँ। ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको, ये जो पिंक कलर का देख रहा है ब्रेन, ये ब्रेन है आपका यहाँ पे, और ये लंबी सी निकली ये स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, बस इतने ही पार्ट क्या है यही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है पूरा सेंटर में ही फैला हुआ है। ठीक है, और बाकी जो आपको दिख रहा होगा लाइट येलो कलर का ये जब पूरा फैला हुआ यहाँ से यहाँ तक का पूरा दिख रहा है आपको, ये सब क्या है ये सब है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये जहाँ जहाँ प्रेजेंट होते हैं इसके प्रेजेंट होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेन होते क्या हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो ब्रेन का होता है। ठीक है, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। सिर्फ 2 पार्ट से मिलकर क्या बना होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना होता है। ठीक है, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये भी 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला है सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दूसरा है ऑटोनॉमस
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इस वजह से सबसे पहले हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? ब्रेन के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, ठीक है, कि ब्रेन होता क्या। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ब्रेन। देखिए आपको ऐसे हम लोग बात करें जहाँ पे बाल होते हैं हमारे, वहाँ से लेकर के देखिए, ये देखिए यहाँ तक ब्रेन है, ठीक है। जस्ट मतलब माथा जो होता है हमारा, फोर हेड जो होता है, वहाँ से स्टार्ट हो जाता है ये पार्ट। और ये पीछे यहाँ ये नाक है हमारा, नाक और अपर लिप के ऊपर जस्ट यहाँ से अगर देखें तो यहाँ तक का हमारा ब्रेन देखिए फैला हुआ है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे क्या, जैसे ब्रेन खत्म होगा वहाँ से कौन सा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया ब्रेन का पार्ट। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि ब्रेन जो होते हैं इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। अब बात आती है कि तीनों पार्ट दिखाई देते हैं। देखिए रियल में तीनों के पार्ट लिखे तो होते नहीं है। ये पार्ट्स जो डिवाइड किए गए हैं, साइंटिस्ट ने डिवाइड किए हैं। क्यों डिवाइड किए? ताकि इसकी स्टडी करनी आसान हो जाए, ठीक है। तो इसके 3 पार्ट जो है, पहला है फोर ब्रेन। फोर का मतलब क्या होता है? फोर का मतलब होता है आगे, यानी कि अग्र मस्तिष्क। दूसरा है मिड ब्रेन। मिड का मतलब आपको पता है क्या होता है? बीच का, यानी कि बीच का, मध्य ब्रेन, ठीक है। और तीसरा होता है हाइंड। हाइंड मतलब वो पीछे, ठीक है, यानी कि हाइंड ब्रेन। तो ब्रेन को स्टडी करने के लिए, ताकि इजीली हो सके, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। फोर ब्रेन जो कि यहाँ से यहाँ तक का फैला होता है, ठीक है। मिड ब्रेन ये छोटा सा पार्ट होता है यहाँ पे मिड ब्रेन का, और ये हाइंड ब्रेन पीछे यहाँ से यहाँ तक का होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम डायग्राम में देखें, आपको दिख रहा होगा इसमें सबसे बड़ा पार्ट किसका होता है? फोर ब्रेन का होता है। फिर किसका होता है? फिर हाइंड ब्रेन का होता है। फिर होता है मिड ब्रेन का, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि इनकी जो मतलब साइज होती है, कहाँ से कहाँ तक कौन सा फैला होता है, यानी कि साइज के अकॉर्डिंग इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ सकता है। वैसे कभी पूछा नहीं जाएगा ऐसा, क्योंकि सबको मेनली पता होता है, ठीक है। इसके अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में ही पूछा जाता है। लेकिन अगर कभी पूछा गया पेपर में, तो भी आपको आना चाहिए कि फोर ब्रेन सबसे बड़ा होता है, फिर हाइंड ब्रेन होता है, फिर होता है मिड ब्रेन, ठीक है। ये तो हो गए जनरल सी बातें। फिर बात करते हैं हम लोग, अब किसके बारे में बात करेंगे? सीधे आएंगे हम लोग फोर ब्रेन के बारे में, क्योंकि फोर ब्रेन जो होता है बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। और फोर ब्रेन क्या होते हैं? ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? 3 पार्ट में। चलिए मैं इसको डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ कहाँ से कहाँ तक है ये पूरा। ये जो आपको येलो कलर का पूरा दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा फोर ब्रेन का सेरिब्रम है, ठीक है। क्या है? सेरिब्रम है। अब ध्यान रखिएगा, फोर ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो क्या है? सेरिब्रम है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है। तो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो फोर ब्रेन का सेरिब्रम वाला पार्ट होता है। क्या? सेरिब्रम। याद देखिएगा, ब्रम होता है, बेलम नहीं होता, क्योंकि बेलम जो है वो हाइंड ब्रेन का है, ठीक है। तो सेरिब्रम जो है फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। देखिए ये चीज़ कंफ्यूज बहुत करती है, सेरिबेलम और सेरिब्रम। तो बेलम में क्या आता है? एल आ रहा है, ब्रम में बी आर आ रहा है। तो याद रखिए फोर ब्रेन में क्या होता है? आर होता है ना, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। और हाइंड ब्रेन में आर तो होता नहीं है। इस वजह से जहाँ पर आर होगा वहाँ पर ही आर का यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग स्पेलिंग दोनों की सेम है। बीच में यहाँ पर एल लग गया, यहाँ पर आर लग गया, तो जिसके नाम में आर है उसके हेडिंग वाले में भी आर मिलेगा आपको, ठीक है। तो सेरेब्रम किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट है। यानी कि जो फोर ब्रेन होता है उसका लार्जेस्ट पार्ट क्या है? सेरिब्रम है। यानी कि पूरे ब्रेन की अगर हम बात करें, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन और अगर मतलब जो होता है फोर ब्रेन, इन तीनों में सबसे बड़ा पार्ट बात करें तो भी सेरिब्रम ही का ही है, ठीक है। क्या है? तब भी कौन सा है? तब भी सेरिब्रम है। यानी कि लगभग पूरे ब्रेन का 2/3 पार्ट कौन बनाता है? अकेले सेरिब्रम ही बनाता है। यानी कि 66% जो पार्ट है वो सेरिब्रम का ही होता है। आपको डायग्राम में खुद ही दिख रहा होगा, देखिए लगभग क्या है, पूरा मेन जो पार्ट है कौन कवर किए हुए? सेरिब्रम। अब देखिए लगभग कितना 66% पार्ट है कि नहीं ब्रेन का। यानी कि 60 से भी ज़्यादा पार्ट कौन बना? सेरिब्रम, जो कि फोर ब्रेन का सबसे अग्रभाग है। बार बार मैं इसको इसलिए रिपीट करूँ ताकि आपको याद हो जाए, सेरिब्रम। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ कि ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, ठीक है। और सेरिब्रम हो गया। दूसरा पार्ट कौन सा होता है? पहला तो सेरिब्रम होता है, दूसरा होता है डाईएनसेफेलॉन। क्या होता है? डाईएनसेफेलॉन होता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है ऑल्फैक्टरी लोब। अब देखिए ऑल्फैक्टरी लोब नाम से लग रहा है, ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है? स्मेलिंग, जिससे स्मेल करने की पावर होती है जिसके अंदर, उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी लोब। सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है? कुत्ते के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और जो शार्क मछली होती है पानी में, उन लोगों में, ठीक है। वो हल्का सा भी बूंद गिरेगा किसी व्यक्ति का तो समझ जाती हैं कि वो व्यक्ति कहाँ पर है, किस जगह पर है, ठीक है। मनुष्य में बहुत कम होती हैं,
कंपेयर टू अदर एनिमल, जो मतलब कुत्ते वगैरह होते हैं उनके कंपेयर में कम होती है हम लोग की, ठीक है। तभी तो हम लोग को जल्दी स्मेल किसी चीज़ की, हम लोग के खाने की स्मेल जान जाते हैं, अदर चीज़ों की जान जाते हैं, लेकिन कुत्ते लोगों को क्या होता है, अगर कोई इंसान कहीं से गुजरा है तो वो उसकी स्मेल से पहचान जाते हैं, उसकी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो इंसान कैसा, उसका नेचर, हर एक चीज़ जान जाते हैं, ठीक है। इतनी ज़्यादा उनकी ऑल फैक्ट्री लो इतनी ज़्यादा डेवलप होती है। तो ये 3 पार्ट हो गए फोर ब्रेन के। अब चलिए बार अगले पेज में समझा देती हूँ अच्छे से इसको। तो बात करेंगे हम लोग फोर ब्रेन के पार्ट्स के, ठीक है। तो जो फोर ब्रेन होता है इसके कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो हम पहले बात कर लेते हैं इसके फोर ब्रेन की। तो देखिए फोर ब्रेन का पहला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं सेरिब्रम। क्या नाम होता है उसका, उसका नाम होता है सेरिब्रम, ठीक है। दूसरा पार्ट जो होता है उसका होता है डाईएनसेफेलॉन, डाईएनसेफेलॉन, ठीक है। और तीसरा पार्ट क्या होता है, तीसरा होता है ऑल फैक्ट्री लोब, ठीक है। ये होते 3 पार्ट जो होते हैं, ये तीनों फोर ब्रेन के मेन पार्ट है, ठीक है। और पूरे ब्रेन की अगर हम बात करें, पूरे ब्रेन में सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, सेरिब्रम का होता है, ठीक है। लगभग ये 2/3 पार्ट जो होता है पूरे ब्रेन का, यानी कि 2/3 भाग अकेले ब्रेन का कौन बनाता है, सेरिब्रम। और 2/3 का भाग ये हो गया कि मान लो जो ब्रेन हमारा है वो 3 पार्ट में डिवाइड है ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो इन तीनों पार्ट का लगभग 2 गुना पार्ट क्या बनाता है, अकेले यही बनाता है। और जो 1 गुना पार्ट बचता है वो बाकी ब्रेन के सारे पार्ट्स मिलकर बनाते हैं, ठीक है। यानी कि लगभग 66% भाग जो ब्रेन का वो कौन बनाता है, अकेले सेरिब्रम बनाता है। यानी कि ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा हो जाएगा, सेरिब्रम। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है। अगर फोर ब्रेन है तो फोर ब्रेन असही होगा, नहीं तो सेरिब्रम हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ एक ऑप्शन आपको जरूर देखने को मिलता है, सेरिबेलम, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो सेरिब्रम और सेरिबेलम में बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है सेरिबेलम सही कि सेरिब्रम, ठीक है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर लीजिए। यहाँ तक की स्पेलिंग दोनों में सेम है, आगे क्या डिफरेंस आ रहा है, ब्रह्म, यहाँ पर बेलम, ठीक है। इसके नाम में भी आ रहा है, फोर ब्रेन में क्या आर ई आ रहा है, लेकिन हाइंड ब्रेन में क्या होता है, आर ई नहीं होता, ठीक है। और हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है सेरिब्रम, सेरिबेलम, और फोर ब्रेन का पार्ट क्या होता है, सेरिब्रम होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सेरिब्रम के नाम में आर आ रहा है, और इसकी हेडिंग जिसके अंदर में आता है, जिस ब्रेन के पार्ट है उसकी हेडिंग में भी क्या है, आर आ रहा है, ठीक है। और सेरिबेलम किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का, क्योंकि इसकी स्पेलिंग में आर नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट। अब बात कर लेते हैं हम लोग, अब आएंगे सीधे हम लोग सेरिब्रम के बारे में पढ़ेंगे कि सेरिब्रम होता क्या है, ठीक है। क्योंकि पेपर में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसी से आता है, तो उसको हम थोड़ा जान लेते हैं क्या होता है। तो सेरिब्रम जो होता है, आपको डायग्राम में मैंने दिखाई दिया कहाँ से कहाँ तक फैला होता है। तो सेरिब्रम जो होता है इसमें क्या होता है, 4 लोब पाए जाते हैं, ठीक है। पहला जो होता है लोब, पहले लोब को कहते हैं वो फ्रंटल लोब, क्या कहते हैं, फ्रंटल लोब। अब नाम से लग रहा होगा फ्रंटल लोब का मतलब क्या हो जाएगा, जो फ्रंट में, यानी कि हमारे माथे के जस्ट ऊपर से फैला होता है फ्रंटल लोब। दूसरा होता है पेराइटल लोब, ठीक है, क्या होता है, पेराइटल लोब होता है। तीसरा जो होता है वो होता है ऑसिपिटल लोब, ठीक है। और चौथा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है टेम्पोरल लोब, ठीक है। तो ये 4 लोब जो होते हैं वो हमारे इस सेरेब्रम वाले पार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि सेरेब्रम जो होता है ये 4 पार्ट में पूरा डिवाइड होता है। चलिए मैं इसको डायग्राम में दिखा दूंगी ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। ये देखिए क्लियर है इस डायग्राम में, ये टेम्पोरल लोब, आगे देखिए माथा है ना, यहाँ से लेकर के अगर देखिए हम लोग क्या है, यहाँ तक का पूरा क्या है, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है पार्ट, ये क्या है, ये आपका फ्रंटल लोब है, ठीक है। ये ग्रीन कलर का क्या है, फ्रंटल लोब है। इसके बाद जो लाइट ब्राउन कलर का दिख रहा है क्या है, ये पेराइटल लोब है, ठीक है। और जस्ट इसके नीचे रेड कलर का दिख रहा है कौन सा है, ये है ऑसिपिटल लोब, ठीक है, ये ऑसिपिटल लोब है। और ये कान के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये क्या है, टेम्पोरल लोब है, ठीक है। कान के ऊपर क्या है, ये टेम्पोरल लोब है, जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ठीक है। तो ये 4 लोब क्या होते हैं, हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं, वो भी सेरेब्रम वाले पार्ट में, ठीक है। यानी कि सेरेब्रम 4 लोब में डिवाइड होता है। इन चारों लोब का अपना 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 क्या होता है, एक काम होता है। कभी कभी पेपर में जानते हैं सेरेब्रम, चारों लोब की जगह पे सेरेब्रम का ही काम पूछ लेगा। तो इन चारों लोब का जो काम होता है वही काम किसका होता है, सेरेब्रम का होता है, क्योंकि सेरेब्रम के ही पार्ट है ये। तो जाहिर सी बात दोनों काम क्या होगा, सेम होगा। अच्छा ठीक है, मैंने आपको ब्रेन के पार्ट्स तो बता दिए, लेकिन सबसे मेन चीज़ नहीं होती ब्रेन होता कहाँ पर, ठीक है। तो देखो ध्यान रखिएगा आप लोग, जो हमारा ब्रेन बना होता है ये ऐसे खाली जो हम लोग को दिख रहा सर पे हमारे, जहाँ बाल निकले हो ये पूरा ब्रेन है, तो ये पूरा ब्रेन नहीं होता। ब्रेन जो होता है एक स्कल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। एक स्कल, स्कल मतलब होती है हड्डी, इस हड्डी को बोलते हैं क्रेनियम हड्डी। क्या होती है, क्रेनियम होती है, ठीक है। ये क्रेनियम जो होती है, क्रेनियम के अंदर क्या पाया जाता है, क्रेनियम के अंदर पाई जाती है मस्तिष्क, यानी कि मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है वो क्रेनियम के अंदर सेफ होता है। यानी कि ये ब्रेन को क्या करती है, चारों तरफ से
क्रेनियम घेरे होती है, ताकि हम हमारे ब्रेन पे कोई इंजरी यानी चोट ना लगे, क्योंकि ब्रेन क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो ब्रेन, यहाँ पर ब्रेन पाया जाएगा और ब्रेन के चारों तरफ क्या पाई जाएगी, ऐसे होती है स्कल। सबसे बाहर ये हम बात करेंगे, ये क्या है, स्कल है। और स्कल के बाद यानी कि हड्डी के बाद क्या होती है, इस हड्डी का नाम क्या है, क्रेनियम है। ठीक है, इसके अंदर होती है 3 लेयर, याद रखिएगा, ब्रेन की 3 लेयर पाई जाती हैं। ठीक है, ये हो गई 3 लेयर। मैं इसको 3 कलर से बना देती हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये डायग्राम मैंने बना ली, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अब चलिए देखिए, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा स्कल वाला पार्ट। ठीक है, स्कल यानी क्रेनियम है। ठीक है, क्रेनियम के जस्ट बाद जो पहली लेयर होती है उसको बोलते हैं ड्यूरामेटर। क्या बोलते हैं, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, ड्यूरामेटर में DU होता है। तो ये होगा जो ब्लू कलर का, वो क्या है, ड्यूरामेटर होगा। ठीक है, फिर इसके बीच में जो लेयर होती है, जो ग्रीन कलर की दिख रही है आपको, ये होती है अरेक्नॉइड। ठीक है, अरेक्नॉइड होती है। फिर इसके बाद जो सबसे अंदर की लेयर होती है, ये जो होती है, ये होती है पाया मैटर होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो ब्रेन होती है सबसे ऊपर जो होता है ब्रेन के, वो होती है हड्डी। अगर आप अपने हाथ से टच करिए तो हमारा सर क्या, हमको देखिए एकदम टाइट से दिखाई देता है ना, क्यों, क्योंकि हमारे सर पे क्या होती है, सबसे ऊपर क्या है, बाल होंगे, बाल के जस्ट नीचे हमारी स्किन होती है, पूरे बाल में क्या, पूरी स्किन फैली हुई है। स्किन को अगर हम हटा ले तो यहाँ पे हमको एक हड्डी दिखाई देगी। ठीक है, जिसको क्या कपाल बोलते हैं ना, हिंदी में कपाल बोलते हैं, इंग्लिश में स्कल बोलते हैं। और ये हड्डी कौन सी होती है, क्रेनियम होती है। और इस हड्डी को भी अगर हम हटा देंगे तो हमें ब्रेन के ऊपर 3 लेयर दिखाई देंगी। सबसे ऊपर जो दिखाई देगी लेयर, उसका नाम है ड्यूरामेटर, और दूसरी लेयर जो दिखाई देगी उसका नाम है अरेक्नॉइड, और तीसरी लेयर जो दिखाई देगी उसका नाम है पायामीटर। उसके बाद जाके हमको मिलेगा हमारा ब्रेन। अब सोचिए, ब्रेन कितनी चीज़ों के अंदर है, क्यों रखा गया कितनी चीज़ों के अंदर, ताकि ये सेफ रहे, इस पर कोई भी चोट ना लगे, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस कुछ भी इस तक पहुंच ना पाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, नाजुक होता है। इस पर जरा से डिफेक्ट हो, आपको पता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम हमारा क्या करता है, ब्रेन करता है। इसी वजह से इसको इतनी ज़्यादा सेफ्टी के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसकी बात हमने कर ली। अब आता है इसमें क्वेश्चन, क्या आता है इसका क्वेश्चन, सबसे मेन तो यही पूछ लेता है, जो ब्रेन की 3 लेयर होती हैं, ठीक है, इनको और किस नाम से हम जानते हैं, और इनका बाहर से अंदर की तरफ ऑर्डर पूछ लेता है। ठीक है, तो आपने लेयर देख ली होंगी, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ उसके बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ब्रेन की जो तीनों लेयर होती हैं, इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, इसको हम लोग मेनिनजाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, मेनिनजाइटिस। ठीक है, पहला क्वेश्चन बनता है कि ब्रेन की लेयर को और क्या कहते हैं, तो ब्रेन की जो लेयर होती है उसको मेनिंजेस के नाम से भी जानते हैं। देखिए पेपर में कभी कभी पूछ लेते हैं मेनिंजेस क्या होते हैं, ब्रेन के मेनिंजेस। मेनिंजेस का मतलब ही क्या होता है, लेयर होता है, यानी कि ब्रेन की लेयर जो तीनों पाई जाती हैं, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड और पायामीटर, इन तीनों को क्या कहते हैं, मेनिंजेस कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ड्यूरामेटर था सबसे ऊपर की लेयर, फिर क्या थी, एरेक्नॉइड थी, फिर सबसे नीचे क्या थी, पायामीटर। ठीक है, तो इसका ट्रिक हो जाएगा डैप। क्या हो जाएगा, डैप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी याद नहीं होता, लगता है कि डैप अंदर के, मतलब डैप अंदर से बाहर की तरफ है कि बाहर से अंदर की तरफ, ध्यान रखिएगा। डैप का हो जाएगा डी। डी का मतलब क्या होता है, दूर। तो डी जो होता है वो दूर की तरफ होता है, यानी कि ब्रेन की सबसे बाहर की लेयर जो होगी वो क्या हो जाएगी, ड्यूरामीटर, और मिडिल की क्या होगी, अरेक्नॉइड, अंदर की क्या हो जाएगी, पायामीटर। यानी कि डी मतलब दूर, और डायामीटर क्या होता है, ये दूर की तरफ ही लेयर होता है। ठीक है, यानी कि ड्यूरामीटर क्या होती है, सबसे बाहर की लेयर हो जाएगी, अरेक्नॉइड बीच की होगी, पायामीटर क्या होगी, अंदर की होगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, तीनों की मतलब लेयर की जो अरेंजमेंट होता है वो पूछ लेता है। ठीक है, अब लेयर तो हमने पढ़ ली, अब बात करेंगे इनके, ये जो लेयर्स होती हैं ब्रेन की, क्या ये लेयर सटी होती हैं आपस में, नहीं, इनके बीच में कुछ फ्लूइड भरे होते हैं। फ्लूइड का मतलब होता है द्रव भरे होते हैं। ठीक है, अब आप खुद ही सोचिए, जैसे कोई चीज़ रखी हुई है, ठीक है, अभी यहाँ पे हमने आपने 2 चीज़ें रख दी, बर्तन, 2 बर्तन आपने रख लिया ऐसे यहाँ पे, तो अगर इनके बीच में खाली स्पेस होगा तो क्या होगा, ये बर्तन आपस में टकरा सकते हैं, यानी कि इनके बीच में क्या, फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण भी लग सकता है। ठीक है, लग सकता है कि नहीं, तो इस वजह से इनमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से क्या, फ्लूइड भरा होता है। लेकिन अगर यहाँ फ्लूइड भरा तो क्या दोनों आपस में टकरा सकते हैं, नहीं, कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो इस फ्लूइड की वजह से दोनों में क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, और ये जो इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है ना, आपको पता होगा हमारा ब्रेन जो होता है, इसका वेट कितना होता है, इसका वेट जो होता है वो 1400 ग्राम होता है, लगभग 140 किलोग्राम। ठीक है, 1400 ग्राम वेट होने की वजह से भी, यानी कि 1 किलो 40 ग्राम हमारे ब्रेन का वेट होता है। सोचिए कितना ज़्यादा वेट होता है, फिर भी हमें अपने ब्रेन का वेट कितना पता चलता है, बिल्कुल भी पता चलता ही नहीं है। ठीक है, ऐसा लगता है हमारे सर पर कुछ रखा, कुछ भी नहीं होता, क्यों, इसका रीज़न भी यही, जो इसकी फ्लूइड होता है यही होता है। आपने पढ़ा होगा, जो आपने आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा होगा, उत्प्लावन बल, तो आपने इसमें पढ़ा होगा अच्छे से कि क्या होता है,
कि मतलब मनुष्य जब तैरता है तो क्या करता है, जितना वो हाथ से पानी हटाता है वो क्या होता है उसके द्वारा हटाए गए, यानी कि उसके द्वारा लगाए गए पानी पे जो बल होता है वो क्या होता है उसके भार के समानुपाती होता है। जानते हैं सबसे मेन चीज़ तो ये हो जाती है, जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो जो ये जो लेयर हमारे ब्रेन में पाई जाती है, सारी लेयर आपने पढ़ी होंगी, ये लेयर हमारे से क्यों नहीं टकराती है, क्योंकि बीच में क्या होता है फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, अब इसके फ्लूइड को मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ, जो हमारा ब्रेन होता है इसका वेट कितना होता है, 1400 ग्राम वेट होता है, यानी कि लगभग 1 किलो 40 ग्राम इसका वेट होता है हमारे ब्रेन का। अब आप खुद सोचो, इतना ब्रेन का वेट होता है, उसके बाद में ब्रेन का वेट कभी पता चलता है कि हमारे सर में इतना भारी भार रखा हो, कुछ नहीं पता चलता है ना। क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि जो फ्लूइड होता है इस वजह से नहीं पता चलता। ठीक है, हम लोग ने पढ़ा होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत, जो उत्प्लावन का नियम है, जिस वजह से हम लोग तैर सकते हैं पानी में। आपको पता ना पानी में क्यों तैर सकते हैं हम लोग का इतना वेट, उसके बाद भी क्या होता है पानी में तैर लेते हैं, क्योंकि जब अपने हाथ और पाँव से पानी हटाते हैं तो जो पानी हटाते हैं वो हटाया गया पानी क्या होता है हमारे वेट के बराबर हो जाता है। ठीक है, उसी वजह से क्या होता है हमारे पानी में क्या होता है वेट कम पता चलता है और हम आराम से तैर लेते हैं, नाव भी इसलिए पानी में तैर लेती है। तो इसी सिद्धांत तो क्या होता है, यही सिद्धांत यहाँ पर भी काम करता है। ये फ्लूइड जो बढ़ता है, इस फ्लूइड की वजह से यहाँ पे क्या होता है उत्प्लावनता आ जाती है, और जिस वजह से हमें अपने ब्रेन का वेट जो होता है पता नहीं चलता है। इस वजह से हम इजली, वरना अगर ये फ्लूइड यहाँ ना भरे होते, यहाँ पर उत्प्लावन बल जो होता है वो प्रॉपर्टी यहाँ पर शो नहीं होती, और हम अपने वेट क्या होता है हमें लगता है मेरे सर पे कितना भार रखा हुआ है, रोज इतना भार हम ढो रहे हैं, ऐसा फील होता है। लेकिन ऐसा नहीं फील होता इस फ्लूइड की वजह से ही। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर फ्लूइड भरे कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले ये है ड्यूरामीटर, ये है अरेक्नॉइड, और ये है पायामीटर। ठीक है, सिंपल सा आपको सिर्फ याद रखना है, जो हाइपो वर्ड होता है, हाइपो का मतलब होता है नीचे। ठीक है, और जब भी हम एपी की बात करेंगे, एपी का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, तो आपको एक चीज़ तो पता होगी, ड्यूरामीटर के जस्ट ऊपर क्या होता है, यहाँ पर होता है स्कल। ठीक है, तो जो स्कल होता है कि जो हड्डी होती है उसके बीच में और ड्यूरामीटर के बीच में जो भी स्पेस होता है उसको क्या बोलेंगे, एपीड्यूरल स्पेस। तो इसको याद आपको इस तरह रखना, अगर पेपर में आ जाता है एपीड्यूरल स्पेस किसके बीच पाया जाता है, तो याद रखिए एपी मतलब होता है ऊपर। ठीक है, एपी मतलब क्या होता है ऊपर होता है, और ड्यूरल मतलब होता है ड्यूरामीटर। तो ड्यूरामीटर के ऊपर जो स्पेस होगा उसे क्या बोलेंगे, एपीड्यूरल स्पेस। तो ड्यूरामीटर के ऊपर की स्पेस कहाँ होगी, जाहिर सी बात है ड्यूरामीटर और स्कल के बीच में होगी। ठीक है, किसके बीच में होगी, ड्यूरामीटर और स्कल के बीच का जो स्पेस होगा उसे बोलेंगे एपीड्यूरल स्पेस। क्या बोलेंगे उसको, एपीड्यूरल। मैं इसको एक बार थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। चलिए अब आ जाते हैं टॉपिक पे सीधे। तो एपीड्यूरल स्पेस किसके बीच में होगा, एपी मतलब होता है ऊपर, क्या होता है, एपी मतलब होता है ऊपर, और ड्यूरल मतलब हो जाएगा ड्यूरा। तो ठीक है, ड्यूरामीटर, तो जाहिर सी बात है ड्यूरामीटर के बीच में और यहाँ पे जो स्पेस होगी स्कल के बीच में उसे बोलेंगे एपीड्यूरल स्पेस, यानी कि ये हो जाएगा एपीड्यूरल स्पेस। अब ये हमारा क्या है, ये है अरेक्नॉइड और ये है ड्यूरामीटर। तो आपको बताना है कि ड्यूरामीटर और अरेक्नॉइड के बीच में स्पेस जो है उससे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे सब ड्यूरल स्पेस। क्या बोलेंगे, सब ड्यूरल स्पेस। ठीक है, अब सब का मतलब जो होता है नीचे ही होता है। ठीक है, अब सब ड्यूरल से आपको लग रहा होगा ड्यूरामीटर के जस्ट नीचे स्पेस जो होगा, तो ड्यूरामीटर के जस्ट नीचे यानी कि ड्यूरामीटर और अरेक्नॉइड के बीच का जो स्पेस होता है, यानी कि जो स्पेस भरा उसे क्या बोलेंगे, सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ एरेक्नॉइड और ये जो होता है पायामीटर, इनके बीच जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस। क्या बोलते हैं, सब अरेक्नॉइड स्पेस। सब का मतलब होता है नीचे, अरेक्नॉइड का मतलब हो जाएगा अरेक्नॉइड। तो अरेक्नॉइड के नीचे की जो स्पेस पाई जाएगी और कहाँ से कहाँ तक की, पायामीटर तक की जो पाई जाएगी उसे बोलेंगे सब अरेक्नॉइड स्पेस बोलेंगे। ठीक है, तो ये होगी 3 लेयर हमारी होगी, 3 लेयर की स्पेस हो गई। लेकिन हमने अभी तक ये बात नहीं की इन स्पेस में फ्लूइड कौन सा भरा होता है। ठीक है, क्योंकि सबसे मेन जानना तो यही जरूरी कि इनके बीच में फ्लूइड क्या भरा होता है। तो चलिए बात करते हैं इसके फ्लूइड की। तो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है स्कल और जो एपीड्यूरल होता है, तो उसके बारे में तो बात कर ही चुके हैं हम लोग। अब बात करेंगे सबसे पहले हम लोग किसके, सबसे ऊपर वाले पार्ट के। ठीक है, तो जो यहाँ पर फ्लूइड भरा होता है यानी कि इन दोनों के बीच में, यानी कि जो ड्यूरामीटर होता है, ये ड्यूरामीटर है और ये क्या है अरेक्नॉइड, इनके बीच जो फ्लूइड भरा होता है इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, और जो अरेक्नॉइड और पायामीटर के बीच में फ्लूइड होता है इसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या कहते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ध्यान रखिए कि जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है इसका सबसे मेन काम होता है
हमारे ब्रेन को बाहर की इंजरी से, शॉक से बचाना। सपोज हमारा सर कहीं लड़ जाता है, चोट लग जाती, कोई किसी ने पीट दिया, मार दिया, कुछ भी होता है, लेकिन हमारे ब्रेन तक जल्दी इंजरी नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ये हमारे ब्रेन को बचाता है। और ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, इसको सिक्रीट कौन करता है? ये पायामीटर जो नहीं होता, ये हमेशा सिक्रीट करता रहता है, ठीक है, इस फ्लूइड को। और यहीं से क्या बनता है? ये बनता रहता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और अब बात कर लेते हैं हम लोग सबसे मेन डायग्राम की। अपने जो मतलब बुक में जो डायग्राम होते हैं उसको देख करके बताते हैं इसके बारे में, ठीक है। और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत हौच पौच हो गया होगा सब। तो लाइन से एक बार अपना डायग्राम जो बने, नोट्स टाइप का बने, उसको देख करके मैं आपको समझाती हूँ फिर से। तो देखिए ये हमारा पूरा ब्रेन है, ठीक है। ये ब्रेन की आपको स्कल दिख रही होगी साफ साफ, सबसे बाहर स्कल दिख रही है ना। उसके बाद क्या है? उसको ब्रेन के जस्ट नीचे कौन सा ब्लू लगा, ये ड्यूरामीटर दिख रहा होगा। फिर इसकी स्पेस जो है, स्पेस को बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। इसके अंदर फ्लूइड वाला उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे। ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये क्या है? अरेक्नॉइड है, ठीक है। अरेक्नॉइड के जस्ट नीचे क्या है? ये पायामीटर है। इनके बीच का जो स्पेस है इसको क्या बोलेंगे? सब अरेक्नॉइड स्पेस बोलते हैं। इसके अंदर फ्लूइड कौन सा भरा है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। यही हमने अभी तक यही बात की है। इसके अंदर क्या है? ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। अब जरा सा ये बात कर लेते हैं, जो तीनों लेयर होती है कुछ प्रॉपर्टी भी होती है। तो जो ड्यूरामीटर होती है सबसे बाहर की लेयर होती है। ड्यूरामीटर क्या सबसे बाहर की लेयर है, और सबसे हार्ड भी यही होती है, ठीक है। यानी कि स्कल जो हमारा होता है, क्रेनियम, यानी कि स्कल कौन सा है? ये क्रेनियम है। इसके नीचे जो पाई जाती है ड्यूरामीटर, क्या होती है? सबसे हार्ड होती है। ये क्या होती है? हार्ड होती है। और जब हमें चोट वगैरह लगती है तो जो हमें पेन वाली फीलिंग आती है वो हमारे ड्यूरामीटर पे ही होती है, ठीक है। चोट लगती है, कभी शरीर में दर्द होता है ना हल्का फुल्का सा, कि हाँ यहाँ चोट लग गई, तो ये जो ऊपर की लेयर होती है ड्यूरामीटर, सबसे ज़्यादा यहीं पर पता चलता है, ठीक है। और ये क्या होती है? वेस्कुलर होती है। वेस्कुलर का मतलब होता है जहाँ पर ब्लड वेसल्स पाई जाएँ, ठीक है, उसका मतलब होता है वेस्कुलर। तो यहाँ पर वेस्कुलर, बहुत ज़्यादा वेस्कुलर नहीं पाए जाते, वेस्कुलर सेल्स बहुत कम टिश्यूज़ पाए जाते हैं वेस्कुलर के। लेकिन यहाँ पर क्या होती है? ये वेस्कुलर लेयर होती है, ठीक है, जो ड्यूरामीटर होती है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आपकी, क्योंकि ड्यूरा मतलब क्या होता है? ड्यूरा मतलब टफ होता है, मैटर मतलब होता है मदर। तो इस वजह से इसके नाम से ही बना है ड्यूरामीटर, यानी कि जो टफ होती है, ठीक है। और जो बीच की अरेक्नॉइड वाली लेयर होती है, आपको आपने पढ़ा होगा, ऑर्थोपोडा अगर पढ़ा है आपने तो उसमें पढ़ा होगा, एक क्लास होता है अरेक्नॉइड, जिसमें क्या पाई जाती है? मकड़ी पाई जाती है। मकड़ी क्या बनाती है? जाली बनाती है। तो इसी वजह से ये लेयर जो होती है मकड़ी के जाले की तरह होती है। इस वजह से इसका नाम भी क्या पड़ा गया? एरेक्नॉइड पड़ा, यानी कि इसके स्ट्रक्चर की वजह से इसका नाम क्या रखा गया? एरेक्नॉइड रखा गया है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ जाल की तरह होता है, ठीक है, एकदम जाल की तरह से बिछा होता है मतलब। और इसमें जो होती है ये वेस्कुलर सेल्स नहीं पाए, यानी कि ये नॉन वेस्कुलर होता है। कैसा होता है ये नॉन वेस्कुलर होता है, यानी कि वेस्कुलर टिश्यू यहाँ नहीं पाए जाते, यहाँ ब्लड का फ्लो नहीं होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अपने तीसरे पार्ट की, जो सबसे नीचे का होता है, ये होता है पायामीटर। जो पायामीटर होता है सबसे सॉफ्ट होता है और सबसे थिन होता है। जस्ट इसके बाद ही क्या हो जाता है? हमारा ब्रेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ब्रेन का ये देखिए, ये जो होता है मेडुला वाला पार्ट होता है, ये जो बाहर का होता है कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है। तो मतलब ब्रेन का जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है उससे क्या अटैच होता है? पायामीटर वाला अटैच होता है। और ये जो पायामीटर होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सिक्रीट करता है। ये फ्लूइड क्या करता है? हमारे ब्रेन को इंजरी से, बाहर की चोटों से, हर एक चीज़ से बचाता है, ठीक है। इवन इन्फेक्शन से भी बचाता है। जो हमारे मेनिंजाइटिस जानते हैं ना, मेनिंजस मतलब क्या होगा? ब्रेन की जो लेयर होती हैं उनमें जो इन्फेक्शन फैलता है उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ये पेपर में अक्सर प्रश्न आ जाता है कि मेनिंजाइटिस बीमारी किससे रिलेटेड है? तो मेनिंजाइटिस जो होता है वो ब्रेन से, यानी कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारी है। और मेनिंजाइटिस का मतलब हो गया ब्रेन की जो मेनिंजस है, यानी कि ब्रेन की जो लेयर होती हैं, अगर उनमें जो फ्लूइड वगैरह उनमें इन्फेक्शन फैल जाता है तो उसी को बोलते हैं मेनिंजाइटिस। और ये इन्फेक्शन फैलता किससे है? वायरस से फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है, या फिर फंगस से फैलता है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं पायामीटर की, कि पायामीटर सबसे ज़्यादा वेस्कुलराइज्ड होता है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ये लेयर होती है सबसे ज़्यादा वेस्कुलर बंडल है, कि सबसे ज़्यादा ब्लड वेसल्स आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होती है, सबसे ज़्यादा पतली भी होती है, ठीक है। फिर आगे क्या दिया? आगे दिया है ब्रेन कवर्ड बाई कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड मेनिंजस, यानी कि इसके लेयर को क्या बोलते हैं? मेनिंजस बोलते हैं, जो कि क्या है? कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। दूसरा दिया ह्यूमन ब्रेन कवर्ड बाई 3 मेनिंजस या 3 लेयर। पहला है ड्यूरामीटर, दूसरा है अरेक्नॉइड, तीसरा पायामीटर। ड्यूरामीटर मतलब दूर, यानी कि बाहर की लेयर होती है, फिर अरेक्नॉइड होता है, फिर पायामीटर होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं ड्यूरामीटर की। ड्यूरामीटर कैसी होती है? ड्यूरामीटर जो होती है सबसे आउटर लेयर होती है, उसके ऊपर क्या होता है? स्कल, यानी कि क्रेनियम। कौन सी स्कल होती है? क्रेनियम स्कल जो होती है वो इसको कवर किए होती है, ठीक है। और इसके बीच की स्पेस को क्या बोलते हैं? क्रेनियम के ड्यूरामीटर की स्पेस को बोलते हैं एपिड्यूरल स्पेस, ठीक है। ड्यूरा मतलब होता है टफ,
मैटर मतलब होता है मदर, यानी कि ड्यूरामेटर के नाम से पता चलता है ये कैसी होती है, टफ होती है, नहीं कि बहुत हार्ड होती है। ठीक है, ये कैसा होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि यहाँ पर क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, फाइब्रस। फिर तीसरा पॉइंट इसमें ये कह रहा है कि ड्यूरामेटर इज ओनली लेयर ऑफ द मेनिंजस दैट इज सेंसिटिव टू पेन, यानी कि तीनों लेयर जो होती है ब्रेन की, उनमें से ड्यूरामेटर जो आउटर लेयर है, यही एक ऐसी लेयर है जहाँ पर क्या होता है, हमारे जो बॉडी सर में पेन होता है, कभी चोट लगती है तो इसी वाले पार्ट में जो होता है पेन जो होता है इसी पार्ट में पता चलता है। ठीक है, और ये कैसी होती है, वेस्कुलर, यानी कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। जब भी वेस्कुलर की बात आएगी तो समझ जाइए कि वहाँ पर क्या होता है, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा पार्ट आता है अरेक्नॉइड, ये मिडिल लेयर होती है जो कि वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। यहाँ पर विलाई पाए जाते हैं, विलाई का मतलब होता है उंगली जैसे हमारी होती है हाथ की, ऐसे स्ट्रक्चर यहाँ पर पाए जाते हैं। और विलाई का मेन काम होता है एरिया को, स्पेस को बढ़ा देना। ठीक है, एब्जॉर्बर, ये एब्जॉर्बर का काम करता है। ठीक है, कोई भी चीज़ें आती है उसको एब्जॉर्ब करने का काम मेन यही करता है विलाई। विच वर्क एज एब्जॉर्बर, ये नॉन वेस्कुलर होते हैं, यानी फिर ब्लड वेसल्स यहाँ पे नहीं पाए जाते। ठीक है, और तीसरा और सबसे अंदर के जो लेयर होती है उसको बोलते हैं पायामीटर। क्या बोलते हैं, पायामीटर बोलते हैं। ये इनर की सबसे लेयर है और ये थिन लेयर होती है। पाया का मतलब होता है सॉफ्ट, मैटर मतलब होता है मदर, यानी कि सॉफ्ट लेयर ये होती है। ठीक है, और ये हाईली वेस्कुलर होती है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये क्या सिक्रेट करती है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, हमारे ब्रेन को उत्प्लावलता देता है, यानी कि उत्प्लावन बल जो होता है, उत्प्लावलता की जो प्रॉपर्टी होती है वो पायामीटर के सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की वजह से ही आती है, जिससे हमारा ब्रेन क्या होता है, हमें इतना भारी होने के बावजूद भी पता नहीं चलता है इसका वेट। ठीक है, और दूसरा चीज़ होता है, ये बाहर की इंजरी हो गया, शॉक्ड हो गया, जितनी भी चीज़ें होती हैं हमारे जो हमारे ब्रेन में इन्फेक्शन फैला सकती है, उनसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करता है, हमारे ब्रेन की रक्षा करता है। ठीक है, तो चलिए ब्रेन का पार्ट हो गया, ये तो ब्रेन का डायग्राम है। अब बात करते हैं ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर, ये भी हमने बात कर ली है, सेरेब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब, डाइंसेफेलॉन, इनके बारे में हमने बात कर ली थी। ये जो लोब है ये भी हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं इन तीनों लोबों की, सीधे सेरेब्रम की। ठीक है, तो जो सेरेब्रम होता है ये क्या होता है, 2/3 पार्ट होता है, ये भी हमने बात कर ली है। इसके चारों लोब की बात कर ली है। बात करेंगे इसके लोब के जो काम होते हैं मेन। ठीक है, तो सबसे पहला जो फ्रंटल लोब होता है, जो हमारे माथे से लेकर के जहाँ सिंदूर लगाया जाता है वहाँ तक ये फैला होता है, तो क्या होता है, द फ्रंटल लोब्स आर लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ द ब्रेन, यानी कि ब्रेन में सबसे पहले क्या होता है, फ्रंटल लोब होता है। ठीक है, याद रखिए इन चारों लोब की अगर प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली तो मतलब आपने सेरेब्रम की प्रॉपर्टी पढ़ ली है, क्योंकि यही चारों लोब मिलकर क्या बनाते हैं, सेरेब्रम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो द फ्रंटल लोब्स आर कंसीडर्ड टू बी आवर इमोशनल कंट्रोल, यानी कि हमारे इमोशनल कौन कंट्रोल करता है, सेरेब्रम करता है। और सेरेब्रम कौन सा पार्ट, फ्रंटल लोब करता है। ठीक है, अब बात आती है इमोशनल का मतलब क्या होता है। इमोशनल का मतलब आपका हो गया, अभी आपने कोई अच्छी मूवी देखी कॉमेडी वाली तो आपको क्या बहुत हंसी आने लगी, कोई रोने वाला सीन देखा तो आपको रोना आ गया। ठीक है, किसी गरीब को देखते ना कुछ लोगों को क्या तो बहुत ज़्यादा दुख फील होने लगता है कि यार कितना गरीब इंसान है ये ना, किसी दुष्ट इंसान को आपने देखा बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा, तो ये सब क्या, यही सब हमारे इमोशंस होते हैं। ठीक है, तो किसी के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी के अंदर बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो किसी के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है लिमिट से ज़्यादा बढ़ने ना पाए, उसको कंट्रोल कौन करता है, वो उसको कंट्रोल करता है हमारा फ्रंटल लोब। ठीक है, अगर फ्रंटल लोब किसी का ज़्यादा अच्छे से ना काम करे तो उसके अंदर इमोशंस क्या होंगे, लिमिट से बाहर दिखाई देने लगेंगे और इंसान पागल भी हो सकता है, क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर लिमिट से ज़्यादा बॉडी में हो जाए, कोई मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है इंसान की जाहिर से उसको साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे ही। ठीक है, और तीसरा पार्ट आता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वॉलंटरी मूवमेंट। वॉलंटरी का मतलब होता है यानी कि जो हमारी इच्छा से काम करती हैं बॉडी के पार्ट्स। ठीक है, तो वॉलंटरी मतलब होता है ऐच्छिक मूवमेंट, यानी कि जो हमारे शरीर से, जैसे हमारा हाथ है, हमने किसी को थप्पड़ मारना है तो क्या करेंगे, अपनी मर्जी से हाथ उठाएंगे ना, हमारा हाथ अपने आप तो उठ नहीं सकता है, हमारी मर्जी से ही हमारा हाथ उठेगा। और चाहे तो हम लोग को ना मारना चाहे तो अपना हाथ अपनी मर्जी से नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, हाथ पैर हिला सकते हैं, गर्दन हिला सकते हैं, तो जो काम अपनी मर्जी से अपने बॉडी के पार्ट्स को मूव कराने में करते हैं उसको बोलते हैं वॉलंटरी मूवमेंट। ठीक है, तो जितने भी मूवमेंट हमारे खुद की मर्जी से होते हैं उनको कंट्रोल भी कौन करता है, हमारा फ्रंटल लोब ही करता है। ठीक है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, यानी कि जो हम बात करते हैं, बात करने का जो तरीका होता है कुछ लोग का बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाता है, इतना अट्रैक्टिव बात करते हैं कि इंसान सुनता ही रहे। ठीक है, तो जिसका एक्सप्रेसिव लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोका एरिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्रोका एरिया, यानी कि आपने देखा होगा नेता नगरी में जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि लगता है हाँ जो बोल रहे हैं वो करके ही दिखाने वाले हैं। ठीक है, इतनी अट्रैक्टिव बातें कर लेते हैं, तो जिसका ब्रोका एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, बहुत अच्छा होता है, वो अधिकतर क्या होता है, या तो कवि होते हैं या फिर
नेता में ही जाते हैं, क्योंकि उनको बोलना बड़ा अच्छा आता है, ठीक है। उनको बोलने की क्वालिटी जो होती है बहुत अच्छी होती है, बहुत एक्सप्रेसिव बोलने जाते हैं, ठीक है। तो ब्रोका एरिया जो होता है हमारा, ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि बोलने के लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो बोलने के लिए यानी कि स्पीच के लिए ब्रोका एरिया जरूरी होता है। ब्रोका एरिया कहाँ पाया जाता है? फ्रंटल लोब में पाया जाता है। और फ्रंटल लोब किसका पार्ट होता है? सेरिब्रम का पार्ट होता है, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो सेरिब्रम का ही काम क्या है? स्पीच वगैरह जिसकी अच्छी होती है, जो दे देता है, बोल लेता है स्टेज पे जा करके, तो वो सब किसके एग्जाम्पल है? वो सब है ब्रोका एरिया के, ठीक है। ब्रोका एरिया जो होता है फ्रंटल लोब का ही पार्ट होता है। एंड फॉर मैनेजिंग हायर लेवल एग्जीक्यूटिव फंक्शन। अब एग्जीक्यूटिव फंक्शन का मतलब होता है सॉल्विंग प्रॉब्लम, यानी कि कोई प्रॉब्लम आपके सामने कोई क्या है, कोई दुविधा आ गई और आपने उस दुविधा को सॉल्व कर दिया, तो हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्लानिंग, मेकिंग डिसीजन, कंट्रोलिंग और बिहेवियर। जैसे कोई आप प्रॉब्लम में है, आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने कोई डिसीजन लिया होगा, तो आपके अंदर ये सब अगर प्रॉपर्टी है कि हाँ कोई कंडीशन में आप किसी प्रॉब्लम में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसमें डिसीजन ले सकते हैं, या कहीं कुछ काम करना उसकी प्लानिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। और अपने बिहेवियर में यानी कि अपने व्यवहार में अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपके अंदर हैं, तो यानी कि क्या आपका फ्रंटल लोब बहुत अच्छा डेवलप है, ठीक है। यही सब काम किसके होते हैं? फ्रंटल लोब के होते हैं, यानी कि सेरिब्रम के होते हैं, ठीक है। तो इसमें इन सब में सबसे मेन चीज़ जो हमने पढ़ी, इनमें सबसे ज़्यादा जरूरी आपको याद रखना बस इतना सा है, ये एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, यानी कि जो स्पीच जो लोग देते हैं उनका ब्रोका एरिया काम करता है, ठीक है। स्पीच देने के लिए ब्रोका एरिया काम करता है, और ये हमारे फ्रंटल लोब में होता है, ठीक है। यानी कि जो हमारी सेरिब्रम होती है उसका सबसे मेन काम क्या होता है? ब्रोका एरिया, यानी कि स्पीच देने में हेल्प करता है। दूसरा होता है वॉलंटरी मूवमेंट। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, जो वॉलंटरी मूवमेंट होता है वो ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वॉलंटरी मूवमेंट में हमारा सेरिब्रम हेल्प करता है, और सेरिब्रम का फ्रंटल लोब हेल्प करता है, ठीक है। ये दो चीज़ जरूरी है, बाकी जितनी जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर आता है पैराइटल लोब, यानी कि जैसे फ्रंटल लोब खत्म होगा जस्ट स्टार्ट हो जाएगा पैराइटल लोब। इसका मेन क्या क्या है देखिए, पैराइटल लोब जो होता है लोकेटेड बिहाइंड फ्रंटल लोब एंड अबव द टेम्पोरल लोब, यानी टेम्पोरल लोब जो कान के पास होता है, ठीक है। One of their main function is to allow us to make sense of things we touch. For example, whether an object is smooth or soft, firm or soft. यानी कि अगर हम कोई चीज़ को छूते हैं, देखिए अपने छुआ तो क्या लगता है ना, हाँ ये चीज़ सॉफ्ट है, ये चीज़ खुरदुरी है। दीवार को आप टच करिए तो क्या होती है, कभी कभी अगर पेंट है तो क्या होगा, बहुत सॉफ्ट लगती है, पेंट नहीं तो खुरदुरी दिखाई देगी ना। तो अगर हम किसी चीज़ को टच करते हैं, वो हमें जो फीलिंग आती है स्मूथ वाली और शार्प वाली या फिर खुरदरेपन वाली जो फीलिंग आती है, ये जो हमारे अंदर सेंस ऑर्गन जो लाते हैं, ये हमारा पैराइटल लोब ही एक्टिव होता, तो ही हमें पता चलता है कि हाँ ये चीज़ सॉफ्ट है, ये चीज़ खुरदरी है, ठीक है। तो ये जो बात आती है स्मूथनेस वाली और जो रफनेस वाली जो फीलिंग हमारे हमको पता चलती है टच करने पे कोई चीज़ को, ये पैराइटल लोब ही इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन को देता है, ठीक है। यानी कि पैराइटल लोब से ही क्या होता है, हम ये चीज़ जान सकते हैं। और तीसरा मेन चीज़ क्या है, जो पैराइटल लोब आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर स्किल सच एज मैथ, स्पेलिंग। सबसे मेन चीज़ आपको यही याद रखनी है, ठीक है। क्योंकि मैथ यानी कि आपको अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी है, मैथ से याद है कि कैलकुलेशन, यानी कि कैलकुलेशन का मतलब क्या होगा, जोड़ना घटाना मल्टीप्लाई करना। मैथ अगर आपकी बहुत अच्छी है, एवरेज भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्पेलिंग यानी कि अगर आप इंग्लिश अच्छी है, आपकी स्पेलिंग अच्छी है, यानी कि ठीक है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन, यानी कि आपका हाथ का और आँख का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो आपका सही है। एंड फाइन मोटर मूवमेंट सच एज टाइपिंग शू लेसेस, सॉरी टाई शू लेसेस, यानी कि अगर आपका जो ये जो टाई शू लेसेस होता है, यानी कि जो जूते की होती नहीं रिबन बांधा जाता है, ये सब कौन करता है? इन सब के मूवमेंट में भी कौन हेल्प करता है? हमारा पैराइटल ये जो लोग होता है यही करता है। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे बच्चों में प्रॉब्लम दिखती है जो शू लेसेस यानी कि जूते की रिबन को बांध नहीं पाते, ठीक है। ये प्रॉब्लम जिनमें देखने को आपको मिलेगी ना, तो समझिए उनको प्रॉब्लम है। आपने मूवी देखी होगी कभी खुशी कभी गम, उसमें क्या होता है, ऋतिक रोशन जो होता है उसको देखिए शू लेसेस बड़ा होता है तब भी उसको बांधना नहीं आता, ठीक है। यानी कि उसको पैराइटल लोब जो उसको प्रॉब्लम रहती है, ये अच्छे से काम नहीं करता है, ठीक है उसका। इसी वजह से क्या होता है, जूते के वो लेस जो था वो सही से बांध नहीं पाता। ये प्रॉब्लम जिसके अंदर भी देखने को मिलती है, यानी कि क्या उसका पैराइटल लोब सही से डेवलप नहीं है, ठीक है। जिसके अंदर डेवलप होता है वो क्या होता है, शू लेस को आराम से बांध सकता है, ठीक है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी के अंदर भी हो सकती है, कोई बहुत डिस सिम्टम का मतलब वो नहीं है कोई कि हाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन ये सब क्या है, ये सब प्रश्न बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत जनरल चीज़ें हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम बात करेंगे, देखिए कैलकुलेशन की बात करेंगे, और जब भी हम बात करेंगे स्पेलिंग कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, या फिर शू लेसेस की, तीन चीज़ याद रखिएगा, स्पेलिंग
और मैथ और शूलेसेस की बात करेंगे तो पैराइटल लोब आ जाएगा हमारा, ठीक है। और ये सब तीनों आपको पता है कि सारे पार्ट किसके हैं, सेरिब्रम के हैं। तो एक तरह से सेरिब्रम, अगर आपको ये पैराइटल लोब इस नहीं दिया ऑप्शन में तो सेरिब्रम भी दे सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये लोब किसके पार्ट होते हैं, सेरिब्रम के ही पार्ट होते हैं, ठीक है। और रफनेस और ये जो हमको होता है शार्पनेस के बारे में पता चला, ये भी पैराइटल लोब से ही पता चलता है, ठीक है। लेकिन सबसे मेन चीज़ इसका जो होता है, सबसे मेन क्वेश्चन जो पूछता है वो मैथ का ही पूछता है या फिर शूलेस का, ठीक है। अभी तक का ये सबसे ज़्यादा पूछने वाले प्रश्न इस टॉपिक से यही है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा, टेम्पोरल लोब आता है। तो जो टेम्पोरल लोब होता है, ये तीसरा वाला लोब होता है जो कहाँ पाया जाता है, हमारे दोनों ईयर के ऊपर पाया जाता है। लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ योर ब्रेन जस्ट एबव योर ईयर्स, यानी कि दोनों कान के ऊपर जस्ट जो होता है हमारा क्या होता है, टेम्पोरल लोब पाया जाता है, ठीक है। वन ऑफ देयर इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टू हेल्प अस प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग साउंड, यानी कि वर्कनीज एरिया। यानी कि अगर हम कोई देखिए, अगर कोई स्पीच दे रहा, कोई गाना गा रहा, उस चीज़ को हम बड़े ध्यान से सुन लेते हैं, तो जो सुनने की हमारे अंदर क्षमता होती, कैपेसिटी होती है, ठीक है। यानी कि उस चीज़ को सुना, हमने समझ लिया, उसको अंडरस्टैंड करने की जो हमारे अंदर कैपेसिटी होती है, उसी एरिया को बोलते हैं वर्कनीज एरिया, ठीक है। बोलने वाली एरिया जो हमारे मतलब ब्रेन के अंदर होती है उसे बोलते हैं ब्रोका एरिया, जो कि फ्रंटल लोब में होता है। सुनने वाला जो एरिया होता है उसे बोलते हैं वर्कनीज एरिया, जो कि हमारे टेम्पोरल लोब में होता है, ठीक है। याद रखिएगा, वैसे भी सुनते किससे हम लोग, कान से सुनते हैं, और कान के पास क्या होता है, टेम्पोरल लोब होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, वर्कनीज का मतलब हो गया सुनने का एरिया, जो कि कहाँ पाया जाता है, टेम्पोरल लोब के पास पाया जाता है। और जो बोलने का एरिया होता है वो होता है ब्रोका एरिया, जो कि हमारे फ्रंटल लोब में होता है, ठीक है। अब ये सबसे मेन चीज़ यही है इसका, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। फिर आता है अदर फंक्शन इज इंक्लूडेड मैनेजिंग एंड इमोशंस एंड रिकॉग्नाइजिंग फेसेस, यानी कि हर इमोशंस में चेहरे का फेस बनता है। जैसे इंसान दुखी होता है तो मुंह अलग तरीके से बना लेता है, इमोजी आप भेजते हो ना हर इमोशन के अकॉर्डिंग, वही इमोजी समझिए हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन है। और चेंज कैसे होता है, इमोशंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर हम खुश हैं तो हंसते हैं, दुखी हैं तो रोते हैं, गम में हैं तो सोचते हैं बैठ के मुँह बना के। तो जो चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, ये सब किसकी वजह से होता है, सब टेम्पोरल लोब की देन है, ठीक है, सब इसी की वजह से होता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो हमारा है फंक्शन इसका, ए पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब कॉल्ड हिप्पोकैम्पस। टेम्पोरल लोब का एक पार्ट होता है जिसे क्या बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। ये ब्रेन का स्टोरेज वाला पार्ट है, यानी कि जो चीज़ें हम याद करते हैं ना, वो क्या होती है, हमारे ब्रेन के स्टोरेज, ब्रेन में स्टोर हो जाती हैं। और वो स्टोरेज पार्ट ही क्या होता है, हिप्पोकैम्पस होता है। वो भी कहाँ पाया जाता है, टेम्पोरल लोब में। ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है कि हिप्पोकैम्पस कहाँ पाया जाता है। ये भी जो होता है हमारे फोर ब्रेन का ही पार्ट है हिप्पोकैम्पस, और फोर ब्रेन के क्रेनियम का मतलब वो सॉरी सेरिब्रम का पार्ट है, और सेरिब्रम के टेम्पोरल लोब का पार्ट है, ठीक है। ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इमोशंस रिस्पॉन्सेज मेमोरी स्टोरेज, ठीक है। देखिए इतना ज़्यादा डीपली पेपर में नहीं पूछता है, ठीक है, वनडे एग्जाम में इतना ज़्यादा पेपर में डीपली नहीं पूछता। अगर हाँ नीट वगैरह की टीजीटी की बात करें तो पूछ सकता है, ठीक है। तो और वैसे भी जो बायो के बच्चे होंगे उनके लिए इतना टफ नहीं होगा इतना डीपली पढ़ना। और जो साइंस के बच्चे नहीं हैं वो सिर्फ ऊपर ऊपर ये देख लें कि हिप्पोकैम्पस का मेन काम क्या होता है, तो ये मेमोरी को स्टोरेज करने का काम करता है, ठीक है। और जो साइंस के बच्चे हैं उनके लिए, जो अगर नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि टेम्पोरल लोब जो होता है ये सेरिब्रम का पार्ट होता है। और इसी सेरिब्रम के टेम्पोरल वाले पार्ट में क्या होता है, अंदर की तरफ हिप्पोकैम्पस ये पार्ट पाया जाता है। इसका मेन काम क्या होता है, इमोशनल का रिस्पॉन्सेस करना, मेमोरी स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। और मेमोरी का क्या करता है, फॉर्मेशन भी करता है। याद रखिएगा, जो मेमोरी का फॉर्मेशन होता है हमारे ब्रेन के अंदर, वो भी कौन करता है, हिप्पोकैम्पस ही करता है, ठीक है। अब आता है चौथा लोब। चौथा लोब जो है वो है ऑसिपिटल लोब, ठीक है। सबसे मेन, द ऑसिपिटल लोब्स आर लोकेटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन। सबसे मेन मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ से क्या होता है, विजुअल मतलब विजन का मेन एरिया यहीं पर होता है, इसी वजह से हम कोई चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे मेन तो जाहिर सी बात यही हो गया। दे हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन विजन बिकॉज दे अलाउ अस टू मेक सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम आवर आइज। जब हम लोगों ने आँख पढ़ा था तो हमने पढ़ा था ना, वहाँ से क्या निकलती है, हमारी आँखों से क्या निकलती है, नर्व रिसेप्टर निकल रही थी ना, और वो कहाँ जाती है, सीधे हमारे ब्रेन की ऑसिपिटल लोब में आती हैं, ठीक है। और यहीं पर क्या होता है, हमारा ब्रेन ये डिफाइन करता है कि हमने इमेज जो देखी वो कैसी है क्या नहीं है। फिर इस ऑसिपिटल लोब से इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, हमारे आँखों के पास जाती है, और हमारी आँखों के रेटिना पर इमेज बन जाता है, ठीक है। तो विजन का एरिया क्या होता है, ऑसिपिटल लोब होता है, जो कि हमारे फोर ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है। फोर ब्रेन के सेरेब्रम के ऑसिपिटल लोब में पाया जाता है, ठीक है। जो कि हमारे, अगर सर की बात करें, जो हमारा हेड होता है, ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं लोग सर की,
ये सबसे पीछे की तरफ यहाँ पाया जाता है, ठीक है। ये होता है ऑसिपिटल लोब, यहीं पाया जाता है। और दिस प्रोसेस इज नोन एज विजुअल परसेप्शन, यानी कि विजुअल परसेप्शन की प्रॉपर्टी किसके पास होती है, ऑसिपिटल लोब के पास होती है। कलर परसेप्शन यानी कि अगर कोई चीज़ देख रहे हैं उसका कलर कैसा है कैसा नहीं है, ये भी चीज़ें कौन डिफाइन करता है, ऑसिपिटल लोब ही, ऑसिपिटल लोब ही डिफाइन करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना टॉपिक काफ़ी है, बाकी मैं कल की क्लास में आपको बताऊँ, क्योंकि अगर एक साथ सब कुछ बता दें तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे एकदम कन्फर्म हो जाएगा सब कुछ क्या है, बाद में लास्ट में एक बार मैं सब कुछ रिवाइज करा दूँगी, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट लगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।